धाकड़ खबर, बेखौफज़ुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद धाकड़ खबर ने दो ऐसी खबरें आपके सामने रखी, जिसमें पहली में बताया कि नीतीश कुमार क्यों खामोश हैं और दूसरी में बताया कि नीतीश कुमार बोले तो इतनी देर बाद क्यों बोले। और दोनों खबरें आपने देखा होगा बाद में मेन स्ट्रीम मीडिया में छाई रही। यही नहीं, एक मुद्दा उठाया कि जेडीयू को मुसलमानों ने छोड़ दिया है, वोट नहीं दिया। ये भी आजकल अखबारों में, टीवी चैनलों पर खूब चल रहा है। आज फिर ऐसा ही कोई धमाकेदार खुलासा फिर से आपके सामने करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ जूम के जरिए फिर से एक बार बिहार से जुड़ रहे हैं ओम प्रकाश अश्क जी। पत्रकारिता का बड़ा नाम है और फिलहाल वर्तमान समय में वो सार्थक समय के संपादक भी हैं। आप उनके यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहां पे वो रोजाना अपनी तमाम चीजों को डालते हैं, लेकिन वक्त निकाल के धाकड़ खबर पर भी कुछ चीजों को शेयर कर देते हैं। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ने के लिए। हाँ अकरम साहब बताइए। मेरा पहला सवाल यह है कि जो एनडीए की मीटिंग होनी थी वो हो चुकी है, विधायक दल का नेता जो चुना जाना था वो चुना जा चुका है। खबर आ रही है कि कल 11 बजे शपथ ग्रहण होने जा रहा है। तो पहला सवाल यही पैदा होता है कि शपथ किस किस की होगी है? देखिए, चीजें सारी नीतीश के इशारे पर चल रही हैं। मैंने पहले दिन भी किसी दिन कहा था कि नीतीश कुमार अभी की तारीख में बार्गेनिंग पोजीशन में है जी, और भाजपा की अपनी मजबूरी है जी। कि उसके पास ना आरजेडी आने वाला है और नीतीश कुमार को छोड़ के दूसरा कोई सटने वाला नहीं है। तो ऐसा कोई अवसर बीजेपी वहां गंवाना नहीं चाहेगी जिससे उसकी बनती हुई सरकार हाथ से निकल जाए। ठीक है। इसलिए नीतीश के एक एक इशारे पर, नीतीश की चुप्पी की बात आपने की, 5 दिनों तक जो चुप्पी रही, 5 दिन नहीं बल्कि 3 दिनों तक चुप्पी रही। तीसरे दिन उन्होंने जुबान खोली थी जिसमें उन्होंने ट्वीट किया था जी। चौथे दिन वे अपने दफ्तर गए और जेडीयू के विधायकों से परिचय किया, मिले जी। पांचवें दिन दिल्ली तलब किए गए सुशील मोदी जी। इन कयासों के बीच की सुशील मोदी को इस बार बीजेपी दरकिनार करेगी और उनकी जगह एक नया चेहरा देगी। संभवतः वह नया चेहरा कामेश्वर चौपाल के नाम से उभर कर आया जी। और ये माना गया कि संभवतः वही अब उप मुख्यमंत्री होने वाले हैं जी। लेकिन जब लौट के आ गए हैं सुशील मोदी, और इस बीच में कई नेताओं की लगातार जो बातचीत नीतीश कुमार से होती रही है जी। ये जग जाहिर है कि पिछले 15 सालों से जो बिहार में सरकार है जी, उस सरकार में नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम के तौर पर सुशील कुमार मोदी की जोड़ी बेजोड़ मानी जाती है जी। और मुझे जो लगता है कि नीतीश कुमार ने ये शर्त रखी होगी बीजेपी के सामने, जैसा कि उन्होंने ये शर्त बिल्कुल रख दी है और साफ करने के लिए कि चिराग पासवान को आप एनडीए से बाहर करें। उसी तरह की शर्त इन्होंने रखी कि कोई ऐसा चेहरा ना आए जिससे हमारी साख चली जाए। दरअसल कामेश्वर चौपाल के साथ एक संकट ये था कि कामेश्वर चौपाल उस समाज से आते हैं जो दलित समाज है, और वो एक तरह बीजेपी उनको चिराग पासवान के कार्ड की तरफ इस्तेमाल करना चाहती थी जी। लेकिन उनके साथ एक सबसे बड़ा कि राम मंदिर की पहली ईंट रखने वाले शिलान्यास में वो आदमी रहे जो नीतीश कुमार की छवि को धूमिल कर सकता था। वैसे आदमी के साथ डिप्टी सीएम बना के चल रहे हैं। यानी कि आपने एक तरीके से साफ कर दिया कि कामेश्वर चौपाल को जो डिप्टी सीएम बनाने का बीजेपी सपना सजोए बैठी थी या कोशिश कर रही थी, नीतीश कुमार ने उस पर भी पानी फेर दिया और वो पासवान को तो पहले ही अलग कर चुके हैं। यानी कि कल जो दो डिप्टी सीएम और सीएम दिखाई देंगे शपथ लेते हुए, या उनके साथ जो मंत्रिमंडल के और मंत्री शपथ लेते हुए दिखाई देंगे, उनमें ये दो चेहरे सीएम और डिप्टी सीएम पुराने वाले ही होंगे। ये एक और आश्चर्य की बात यह है कि इस बार जो दो नेता चुने गए जी, ये भी बिल्कुल अनजान चेहरे हैं जी। एक तारकिशोर प्रसाद जी, इनको बीजेपी ने विधायक दल का नेता चुना जी। और यह भी आश्चर्य की बात है कि बीजेपी विधायक दल के नेता बीजेपी के दफ्तर में नहीं बल्कि नीतीश कुमार के घर पर एनडीए की बैठक के दौरान चुने गए। बहुत बढ़िया। दूसरा कि रेणु देवी को उपनेता बनाया बीजेपी ने जी। तो ये दो चेहरे आए जी। पहले
सुशील मोदी नेता होते थे और मुख्यमंत्री बनते थे, आमतौर पर परंपरा यही रही है जी। तो अब जो चीज समझ में आ रही है कि जो शर्तें रखी होंगी नीतीश कुमार ने, जो अनुमान के हिसाब से मैं कह रहा हूं जी। कि डिप्टी सीएम सुशील मोदी को बनने दीजिए, जी। आपको बाकी जो चीजें करनी हो आप कीजिए। जी। हो सकता है कि स्पीकर का जो पद बहुत महत्वपूर्ण होता है जी। वह बीजेपी के खाते में जाए। जी। ये नीतीश जी इस पर मान भी गए होंगे, इसलिए कि सारी शर्तें कहीं ना कहीं उनको भी कंप्रोमाइज करना है कि गठबंधन धर्म में चलना है, जी। सारी चीजें अपनी ही न थोप दें। दूसरा कि अब मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसा हो, किसको शामिल किया जाए, जी। एक ब्लूप्रिंट निश्चित तौर पर दिल्ली में बना होगा, जी। पटना में भी वो ब्लूप्रिंट बन रहा होगा, जी। या नीतीश कुमार ने भी अपने स्तर पर अपने लोगों को बनाया होगा। ठीक है। जो सूचनाएं आ रही हैं कि संख्या बल के हिसाब से मंत्रिमंडल का स्वरूप तय होना है, उसमें जाहिरा तौर पर जी। जेडीयू के कम लोग होंगे और बीजेपी के लोग ज्यादा होंगे। जी। अब सवाल ये उठता है कि क्रीम पद जिसको विभाग मानते हैं, वो क्रीम विभाग किनको मिलते हैं, मैंने अच्छे विभाग किनको मिलते हैं, ये देखना बाकी है। जहां तक कल के शपथ ग्रहण की बात है, जी। अभी तक की सूचना यही है कि सीएम और डिप्टी सीएम यही दो कल शपथ लेंगे, क्योंकि आज शाम तक की प्रक्रिया जो होगी उस प्रक्रिया के तहत एनडीए का नेता चुने जाने के बाद नीतीश कुमार राज्यपाल के पास जाएंगे, दावा पेश करेंगे, फिर वो न्योता देंगे और कल वो शपथ ग्रहण का समय है। तो अफरा तफरी में ये किसको सूचना देंगे, किसको नहीं देंगे, कौन आएगा, कौन तैयार होगा, ये कई चीजें होती हैं। इसलिए अभी तक की जानकारी यही मिल रही है कि कल सिर्फ दो लोग, डिप्टी सीएम और सीएम, ये शपथ लेंगे और बाकी सहयोगी जो होंगे मंत्रिमंडल के, वो बाद में लेंगे। ठीक है, आपने बताया कि सीएम और सिर्फ डिप्टी सीएम कल शपथ ले सकते हैं, पर कहीं ऐसा तो नहीं है कि चौंकाने वाली चीज कुछ सामने आ जाए और जो हम अटकलें लगा रहे हैं या आपको भी कुछ अनुमान हो रहा है कि सुशील मोदी डिप्टी सीएम बन जाएंगे, ऐसा ना हो, क्योंकि विधायक दल के नेता तो चुने ही नहीं गए हैं। नहीं, बने तो जाएंगे, ये तो आम राय से एक तरह से एनडीए ने घोषणा कर दी है, बीजेपी ने घोषणा भी कर दी आज जी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि माना ये जा रहा है कि दो डिप्टी सीएम हो सकते हैं जी। तो एक डिप्टी सीएम सुशील मोदी होंगे जिनके नाम पर जिज था जी। ये माना जा रहा था कि एक को नहीं। संभव है कि दूसरे डिप्टी सीएम का नाम अभी गोपनीय रखा गया हो, क्योंकि इसलिए डिस्क्लोज नहीं करेंगे कि 3 कैंडिडेट हैं जी। एक तो जीतन राम मांझी खुद हैं, जिन्होंने ये कहा करके इनकार कर दिया कि हम चूंकि सीएम रह चुके हैं इसलिए नीतीश के कैबिनेट में मेरे डिप्टी सीएम बनने का, डिप्टी सीएम कह रहे हैं, मंत्री बनने का सवाल नहीं है। यानी उनकी भी लार कहीं टपक रही है डिप्टी सीएम के पद के लिए जी। मुकेश सहनी लाख ये बात कह लें कि हम आरजेडी के साथ नहीं जा सकते हैं, अंत में उन्होंने बड़ा फजीयत की है जी। लेकिन पद और पैसा एक ऐसी चीज है जी। कि आदमी के नीयत को कब बदल दे, ये सच्चाई यही है। कब उसकी अंतरात्मा जाग जाए कुछ पता नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता ये दो शख्स जो इस सरकार को बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं, जीतन राम मांझी, मुकेश मल्ला, ये आने वाले टाइम में खेल भी बिगाड़ सकते हैं? मेरा साफ मानना है कि ये जो नई सरकार नीतीश कुमार की बन रही है वह बिल्कुल तलवार की धार पर वो चल रही है। कब पैर कट जाए, किस तरह अनसेफ चीजें हो जाएं, कुछ भी कहना मुश्किल है। पूरी कोशिश बीजेपी की होगी, जेडीयू की होगी कि यह सरकार चले और कम से कम 2 साल तक चले। इसके लिए जो कुछ भी करना पड़े, वो चाहे थैली खोलना पड़े या सरेंडर की मुद्रा में आना पड़े या समझाना पड़े, ये 2 साल किसी भी तरह सरकार चलाना चाहेंगे। जहां तक मेरा ख्याल है, एक तो सेंटिमेंट के हिसाब से बंगाल का चुनाव अगले साल है, बिहार का मैसेज बंगाल में जाएगा और उसके ठीक अगले साल उत्तर प्रदेश का चुनाव जो बिहार से सटा हुआ इलाका है, वहां 2022 में चुनाव है। तो 2022 तक तो ये कोशिश करेंगे कि बीजेपी को अगर झुक के कुछ समझौता करके भी सरकार चलानी हो तो चला ले।
बीजेपी के पास और भी कई अस्त्र शस्त्र हैं जो खुल के कहा नहीं जा सकता है। ये दबी जुबान चर्चा होती रहती है कि ऐसी चीजों का इस्तेमाल कब किसके खिलाफ हो जाए वो कहा नहीं जा सकता। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और ये वो फलाना ढिकाना कब किसके खिलाफ कहां चलने लग जाए, क्योंकि चुनाव के दौरान हमने देखा जेडीयू के नेताओं के यहीं पे इनकम टैक्स के और ईडी के छापे चल रहे थे। लेकिन कल के मेगा शो को लेकर कुछ बात कर लेते हैं, पर उससे पहले भी मुझे लगता है मुकेश सहनी पे थोड़ी बात ना कर लें सर। वो जीत के नहीं आए हैं तो मंत्री बनेंगे, उन्हें कहीं से ना कहीं से फिर चुनाव तो जीत के आना पड़ेगा, फिर वो क्या होगा? देखिए, दो चीजें बहुत साफ दिख रही हैं। अगर जीतन राम मांझी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होते हैं, ठीक है, और मुकेश सहनी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाते हैं जी, यानी दो चीजें बिल्कुल समझ लीजिए कि जीतन राम मांझी के बेटे जो हार गए हैं जी, और मुकेश सहनी जो चुनाव हार गए जी, इन दोनों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है और मुकेश सहनी को एक एमएलसी बना दिया जाए और एक जीतन राम मांझी को एमएलसी बना दिया जाए। समझौते की कई शर्तें होती हैं, उनमें एक शर्त संभवतः यह भी हो कि आप डिप्टी सीएम का मोह छोड़िए, बेटे के भविष्य की ओर आप ध्यान दीजिए, आप पार्टी को मजबूत करने में लगिए, इसलिए बेटे को हम एमएलसी बना देंगे और आपको उसको मंत्री बनने दीजिए। कल के शपथ ग्रहण समारोह पे बहुत सारी चीजों को मैं जानना समझना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले चिराग पासवान बिल्कुल आउट, मतलब वो जो हनुमान बने घूम रहे थे उनको राम ने भी छोड़ दिया। राम ने छोड़ा या नहीं छोड़ा ये अभी तक आधिकारिक तौर पर बीजेपी के किसी भी नेता का बयान जी, कद्दावर नेता का, मैं सामान्य तरह के नेताओं की बात नहीं कहता हूं जो प्रदेश स्तर के या कोई एमपी या एमएलए ये लोग बोलते हैं, ना जेपी नड्डा ने ये कहा कि ये एनडीए से बाहर हैं। अगर उन्होंने कभी ये बात कही तो बिहार एनडीए से बाहर की बात कही जी। ना अमित शाह ने कहा कि ये एनडीए से बाहर है, उन्होंने भी कहा बिहार चुनाव के सिलसिले में। प्रधानमंत्री ने भी अगर ये बात कही तो बिहार चुनाव के सिलसिले में। यानी केंद्रीय नेतृत्व के निगाह में अभी भी वो एनडीए के हिस्सा हैं। आधिकारिक तौर पर जब तक सेंट्रल एनडीए ये नहीं कह देता है कि वो बाहर कर दिए गए, नंबर एक, नंबर दो, इनको कोई मंत्रिमंडल में जगह न मिले, ये दो चीजें अगर हो जाएं तब ये माना जाएगा कि वो हनुमान बने ही रह गए, वो उनका एक तरफा हनुमान का प्रेम था, राम ने उनके प्रेम को स्वीकार नहीं किया। अब मान लीजिए अगर राम की कृपा हनुमान पे हो जाए तो मंत्री हनुमान बनेंगे या उनकी अम्मा यानी कि माता जी बनेंगी? ये कहा नहीं जा सकता है। उनके पास 6 एमएलए थे जिसमें से 6 सांसद हैं। 6 सांसद में रामविलास पासवान चूंकि राज्यसभा से थे, तो राज्यसभा से अगर एक चला गया, गुजर गए, तो अभी एक राज्यसभा की सीट के दावेदार भी हुए हैं कि हमारी सीट थी, हमको एक पद मिलना चाहिए जी। हो सकता है वो अपनी माताजी के लिए प्रयास करें। अगर माताजी राज्यसभा जाती हैं तो वो वहां बन जाएंगे। अगर उनकी बात नहीं हो तो कुछ दिन ठंडे बस्ते में चीजों को रख के जब स्ट्रीमलाइन हो जाए चीजें, सब कुछ शांत हो जाए, फिर वो आहिस्ता से कहीं एकमोडेट हो जाए, या नीतीश जी के ही खेमे से एक दो लोगों को शामिल कर लिया जाए तो उनके साथ उनको भी शामिल कर लिया जाए। यानी जिस नीतीश कुमार ने एक सांकेतिक सीट मिलने पर मंत्रिमंडल में शामिल न होने की कसम खाई थी, फैसला कर लिया था, कल होके, आज सरकार बन रही है, कल होके उनके 2 की जगह 3 मंत्री अगर बना दिए जाएं, पहले तो एक ही मिला था, 2 बना दिए जाएं, हो सकता है कि वो मान जाएंगे। जब वहां बीजेपी मना लेगी तो तीसरी शर्त अपनी भी मनवा लेगी। क्या ऐसा हो सकता है सर, क्या ऐसा हो सकता है कि बिहार में तो चिराग पासवान को बीजेपी साइड करके चल रही है पूरी सरकार से, पूरे सिस्टम से, अपने गठजोड़ से, और केंद्र में उनको गले लगा रही है, उसको बर्दाश्त कर पाएंगे नीतीश कुमार? गले लगाने की मजबूरी है। गले लगाने की मजबूरी ये है कि जिस तरह से शिवसेना ने किनारा कर लिया, अकाली दल ने किनारा कर लिया, एक और सहयोगी दल ने किनारा किया है, मैं नाम बोल रहा हूं उसका, तीसरा। तो इस तरह से अगर धीरे धीरे सहयोगी दल हट जाएंगे तो फिर एनडीए में बचेगा क्या? तब तो बीजेपी बचेगी और अभी ताजा तरीन जो दोबारा प्रेम हुआ है जेडीयू बचेगा जी। तो एनडीए के परिवार को भी मजबूत करना बहुत जरूरी है।
बहुत जरूरी इसलिए है कि आप बिहार को एक एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि केंद्र की में भाजपा की जो सरकार है, जिसने एनडीए का एक स्वरूप बनाया, हालांकि एनडीए उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है, उसके पर्याप्त सांसद हैं, लेकिन वो साथ इसलिए रखना चाहते हैं कि बिहार की गति देख लीजिए कि 110 सीटों तक अगर आरजेडी पहुंच सकता है तो ये छोटे छत्रप जो हैं, छोटे दल जो हैं, क्षेत्रीय दल, ये भी काबिज हो सकते हैं, ये कमजोर कर सकते हैं आने वाले समय में जो 2024 का चुनाव होगा। इसलिए बीजेपी की ये कोशिश होगी कि हम अब नए कुछ एनडीए को जोड़ें, एनडीए में कुछ नए दलों को जोड़ें और पुराने साथियों को भी आहिस्ता आहिस्ता मनाने की कोशिश करें। जी, आपने सही बताया कि पुराने साथियों को साथ रखना है और नए साथियों को साथ जोड़ना है। लेकिन अब बात कर लेते हैं कल के शपथ ग्रहण समारोह की। मुझे लग रहा था कि जिस तरीके से बिहार समेत 12-14 राज्यों में उपचुनाव भी हुए और सब जगह बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया एक तरीके से, कोरोना, लॉकडाउन, ट्रेन से कट के लोग मर गए, बसों के नीचे, टेम्पो के नीचे आके लोग मर गए, भुखमरी से लोग मर गए, कारोबार धंधे बंद हो गए, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा था। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी जीत के आई तो मुझे लग रहा था कि बिहार में जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तो बड़ा ग्रैंड इवेंट किया जाएगा, मेगा शो किया जाएगा। क्या वो लग नहीं रहा है, कर नहीं रही है बीजेपी? नहीं, कोई ऐसा ग्रैंड इवेंट करने की अभी तक कोई सूचना नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, इसलिए कि आप देख रहे हैं कि कल 2 ही लोगों के शपथ ग्रहण की बात चल रही है कि सीएम और डिप्टी सीएम ही शपथ लेंगे। मंत्रिमंडल का विस्तार अगले सेशन में होगा। तो अगर करना होता तो ग्रैंड, वैसे भी ये लोग ग्रैंड सक्सेस अपना नहीं मान रहे हैं। बीजेपी के लिए ग्रैंड सक्सेस हो सकता है कि उसकी सीटें बढ़ गई, लेकिन कहीं ना कहीं ये मलाल है, ये कचोट है कि उनके वोट परसेंट में कमी आई, जेडीयू के वोट परसेंट में कमी आई। तो जब वोट परसेंट घटा और जिसके वोट परसेंट में कमी थी उसका वोट परसेंट बढ़ के इन लोगों के बराबर हुआ, यानी आरजेडी का। तो इसलिए कोई ऐसी खुशी भी नहीं है, यह एक जोड़ तोड़ की व्यवस्था है जो जरूरत थी, तकनीकी कारणों से भी और राजनीतिक मजबूरी भी थी। जैसा जश्न दिल्ली के हेड ऑफिस में दिखाई दिया, दिल्ली के हेडक्वार्टर में दिखाई दिया भाजपा के, लेकिन वैसा पटना या बिहार में क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? और कल जो है शपथ ग्रहण समारोह है उसको लेके क्यों नहीं दिखाया? क्या अंदर खाने आपस में सब चीजें ठीक नहीं है क्या सर? नहीं, मैं बिल्कुल इस बात से इनकार करता हूं। अगर ठीक नहीं होती तो जो 5 दिनों बाद मान के और आज जो मीटिंग और सिलसिला और बैठकों और फोन का जो लंबा दौर चला 5 दिन तक शपथ ग्रहण के बाद, आमतौर पर ये होता है कि जैसे ही चुनाव परिणाम घोषित होते हैं दूसरे ही दिन से दावा पेश करने की हड़बड़ी मच जाती है। लेकिन यहाँ तो 5 दिन का वक्त लगा, जबकि डे 1 से बीजेपी यह कहती रही कि नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे। चुनाव के पहले भी कहा कि कम सीटें आने के बाद भी हमारे मुख्यमंत्री होंगे। उसके और पहले कहा कि जो कुछ भी हो वो हमारे मुख्यमंत्री होंगे। तो इतना करने का मतलब यह है कि कहीं से अंदर खाने कोई गड़बड़ी नहीं थी। लेकिन नीतीश जी को जहां जो भय था कि हमें कम सीटों पर आंक करके बीजेपी अपनी शर्तें न थोप दे कि ये हमारे ही मंत्री होंगे, ये हमारे ही लोग होंगे। अब आज की एनडीए की जो मीटिंग हुई है अगर उस पर एक नजर डालें तो वहां पे देवेंद्र फडणवीस हैं, वहां पे राजनाथ सिंह हैं, वहां पे भूपेंद्र यादव हैं, तमाम मतलब बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं। क्या आश्वस्त नहीं हो पा रहे थे देवेंद्र फडणवीस से या भूपेंद्र यादव से, जो राजनाथ सिंह को भी आना पड़ा? नीतीश कुमार के बारे में पूछ रहा हूं मैं आपसे। बिल्कुल, कुछ चीजें ऐसी थी जो बड़े लोगों के बूते की बात थी, और बड़े लोगों में अमित शाह चूंकि पूरे चुनाव के दौरान बिहार के सीन से गायब रहे, इसलिए वो नहीं आ पाए। जेपी नड्डा चुनाव के दौरान रहे, इसलिए उनको भी एक पक्षकार माना जा सकता है कि वो बीजेपी के कैंपेन में शामिल है या एनडीए कैंपेन में शामिल रहे। इसलिए एक तीसरा आदमी लोगों ने चुना, राजनाथ सिंह को, जिनके बारे में ये माना गया कि नीतीश जी को भी वो कबूल हो सकते हैं और एक नया चेहरा होंगे। जाहिर सी बात है, नया चेहरा जब भी आता है तो सबको कबूल होता है कि ये ठीक कहेगा, और अंततः थोड़ा समझौतावादी प्रवृत्ति के हैं भी।
राजनाथ सिंह की जो खासियत है वो थोड़ा समझौतावादी प्रवृत्ति के हैं। तो वो आए और चीजों को ऐसे सलटाया कि अपने पार्टी दफ्तर में भी बीजेपी के नेताओं का चुनाव नहीं किया। वो सीधे बोले कि यहाँ तो चलिए आपसे परिचय हो गया, चलते हैं नीतीश जी के घर, वहीं सारी चीजें पूरी होंगी। वहां जाके उनके घर पर वो मीटिंग हुई। मीटिंग के दौरान बीजेपी की जो औपचारिक घोषणा थी कि ये नेता होंगे, ये उपनेता होंगी, और उसके बाद नीतीश जी एनडीए के नेता होंगे, ताली बजी और ये तय हो गया कि अब राज्यपाल के पास जाके सरकार बनाने का दावा पेश करना चाहिए। यानी नीतीश जी ने साफ मैसेज दे दिया कि भाजपा उनके दरवाजे पे आई है, वो भाजपा के दरवाजे पे नहीं गए हैं, वो कठपुतली सीएम नहीं होने जा रहे हैं, वो मजबूत सीएम साबित होंगे। बस एक चीज बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है कि अगर डिप्टी सीएम सुशील मोदी बने हैं, सुशील मोदी के प्रति बिहार के लोगों की धारणा भी अच्छी नहीं रही है। पार्टी के लोग भी अब ये मानने लगे हैं कि अगर हम साथ न भी होते तो हम अकेले बेहतर परफॉर्मेंस हमारा हो सकता था, लेकिन सुशील मोदी की वजह से कहीं ना कहीं कमजोर हुए हैं। ये पार्टी के भीतर एक बड़ा हिस्सा मानता है इस बात को। तो वो सुशील मोदी जी के साथ भी यही चीजें रही, इसीलिए राजनाथ सिंह को आना पड़ा और नीतीश कुमार को ये जस्टिफाई कर दिया उन्होंने कि चलिए आपकी शर्तें मान रहे हैं। नहीं तो सुशील मोदी को आनंद फानंद जैसे परसों बुलाया गया दिल्ली, उस दिन से ये कयास और तेज हो गया था कि उनको किनारे किया जा रहा है। लेकिन लोग ये मान रहे थे कि सुशील मोदी और नीतीश कुमार की जो जोड़ी है, ये इस पर नीतीश जी नहीं मानेंगे और अंततः नहीं मानेंगे। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत बारीकी से बताया। लेकिन कुल मिला के एक लाइन जो मैं पकड़ने की कोशिश किया हूं, जो मेरी समझ में आई, वो ये कि नीतीश कुमार सरकार में अपना ही एजेंडा सेट नहीं कर रहे हैं, अपनी ही पार्टी के लोगों का एजेंडा सेट नहीं कर रहे हैं कि कौन मंत्री होगा कौन नहीं होगा। वो भाजपा में भी ये तय करवा रहे हैं कि उनके मिजाज का कौन डिप्टी सीएम होगा और कौन मंत्री होगा, ये उन्होंने साबित कर दिया है। कल शपथ ग्रहण के बाद फिर से आपके साथ एक बार जुड़ने की कोशिश करेंगे और क्या तस्वीरें उभरेंगी उन पर भी गौर करने की कोशिश करेंगे। आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें इजाजत।